आज से तकरीबन 4 सदियां कबल, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगल सल्तनत का सूरज उरूज पर था और शहनशाहों की शान और शौकत दुनिया भर में मशहूर थी, इस वक्त यमुना रिवर के किनारे एक ऐसी इमारत तामीर हुई जो न सिर्फ मोहब्बत की लाजवाल दास्तान बन गई, बल्कि इंसानी तख्लीक और फनकारी की मेराज का मजहर भी करार पाई। ये इमारत ताज महल है, जो आज भी दुनिया भर से आने वाले लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचती है और हर देखने वाले को हैरत और ताज्जुब में डाल देती है। लेकिन इस शानदार इमारत के वजूद में आने से पहले इस मकाम की एक तवील तारीख है जो हमें इस दूर तक ले जाती है जब न ताज महल था, न उसका तस्वुर और न ही वो अजीम मोहब्बत की दास्तान जिसने इस इमारत को जन्म दिया। आगरा शहर की तारीख बहुत कदीम है और उसका जिक्र मुख्तलिफ कदीम दस्तावेजात में मिलता है। ये शहर यमुना रिवर के किनारे वाक़े है जो इस खित्ते की जिंदगी का एक अहम तरीन जरिया रहा है। आगरा का नाम मुख्तलिफ तारीखी अदवार में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता रहा है और कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक इसका नाम कदीम संस्कृत लफ्ज अग्रवाना से माखूज है, जिसका मतलब है जंगल की सरहद। इस शहर की अहमियत मुगल दूर से बहुत पहले भी थी, लेकिन उसकी हकीकी शान और शौकत मुगल सल्तनत के उरूज के साथ मुंसलिक है। यमुना रिवर के किनारे ये इलाका हमेशा से जरखेज और आबाद रहा है और उसने कई सल्तनतों को अपनी आगोश में पनाह दी है। मुगल सल्तनत का आगाज ज़ाहिर उद दिन मोहम्मद बाबर की इंडिया पर फतह से हुआ, जब उन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली जंग में दिल्ली सुल्तानेट के आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। बाबर वस्त एशिया के एक नामवर हुक्मरान थे जिनका ताल्लुक तिमुरिद और चगाताई खानदान से था। वो फरगाना वैली से आए थे और उन्होंने इंडिया में एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी जो आने वाली सदियों में दुनिया की अमीर तरीन और ताकतवर तरीन सल्तनतों में शुमार हुई। बाबर ने आगरा को अपनी सल्तनत का मरकज बनाया और यहाँ कई बागात और इमारतें तामीर करवाएं। उनके बाद उनके बेटे हुमायूं ने सल्तनत संभाली, लेकिन उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और एक वक्त के लिए उन्हें सल्तनत से हाथ धोना पड़ा। हुमायूं की वफात के बाद उनके बेटे अकबर ने मुगल सल्तनत की बागडोर संभाली और ये वो दौर है जब मुगल सल्तनत ने अपनी हकीकी अजमत हासिल की। अकबर ने आगरा को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया और यहाँ आगरा फोर्ट की तामीर करवाई, जो आज भी मुगल फन तामीर का एक शानदार नमूना है। अकबर के दौर में सल्तनत ने मुगाशी, सकाफती और फनकाराना तरक्की की और इंडिया में एक नए दौर का आगाज हुआ। उनके बाद उनके बेटे जहांगीर ने तख्त संभाला, जिन्होंने फनून लतीफा की सरपरस्ती की और मुगल फनकारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। ये वो माहौल था जिसमें शहजादा खुर्रम पैदा हुए, जो बाद में शाहजहां के नाम से मशहूर हुए और ताज महल के बानी बने। शहजादा खुर्रम 5 जनवरी 1592 को लाहौर में पैदा हुए और वो एम्परर जहांगीर के तीसरे बेटे थे। उनकी वालदा जगत गोसाइन थी, जो जोधपुर की राजपूत शहजादी थी। शहजादा खुर्रम की परवरिश शाही अजमत और शान और शौकत में हुई और उन्हें बेहतरीन तालीम दी गई, जिसमें जंगी फनून, फन तामीर, शायरी और सियासत शामिल थी। वो बचपन से ही ज़हीन और बासलाहियत थे और उनके दादा एम्परर अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे। खुर्रम नाम का मतलब है खुशी देने वाला और वाकई ये शहजादा अपने खानदान के लिए खुशी का बाइस थे। लेकिन असल मोड़ उनकी जिंदगी में उस वक्त आया जब उन्होंने एक ऐसी खातून से मुलाकात की जो उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई। अर्जुमान बानो बेगम, जिन्हें बाद में मुमताज महल के नाम से जाना गया, एक निहायत हुसैन और ज़हीन खातून थी। वो 1593 ईस्वी में आगरा में पैदा हुई और उनके वालिद असफ खान थे, जो मुगल दरबार के एक अहम अमीर थे और बाद में वजीर आजम भी बने। इनकी खाला नूर जहान थी, जो एम्परर जहांगीर की सबसे पसंदीदा मलका थी और मुगल तारीख की सबसे ताकतवर खवातीन में शुमार होती हैं। अर्जुमान बानो एक मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखती थीं और उन्हें बेहतरीन तालीम और तरबियत दी गई थी। वो न सिर्फ खूबसूरत थीं, बल्कि अक्लमंद, मेहरबान और बुलंद किरदार की मालिक भी थीं। यही वजह है कि जब शहजादा खुर्रम ने उन्हें पहली बार देखा तो वो उन पर फरीफ्ता हो गए और ये मुलाकात मोहब्बत की इस अजीम दास्तान का आगाज थी, जो ताज महल की सूरत में हमेशा के लिए अमर हो गई। तारीखी रिवायात के मुताबिक शहजादा खुर्रम ने अर्जुमन बानो को पहली बार 1607 ईस्वी में आगरा के मीना बाजार में देखा। ये बाजार शाही खवातीन के लिए मुनक्किद होता था, जहां उमरा की खवातीन दुकानदार बनती थीं और शाही खानदान के मर्द हजरात गाहक बनते थे। ये एक समाजी तकरीब थी जहां शाही खानदान के लोग आपस में मेल जोल रखते थे। जब शहजादा खुर्रम ने अर्जुमन बानो को देखा तो वो उनकी खूबसूरती और वकार से इतने मुतासिर हुए कि फौरी तौर पर उनसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन ये शादी फौरी नहीं हो सकी, क्योंकि शाही दरबार के रस्मो रिवाज और
شاہی نجومیوں کی رائے کے مطابق ان کی شادی کے لیے کچھ سال انتظار کرنا ضروری تھا۔ 5 سال کی منگنی کے بعد 10 مئی 1612 کو ان دونوں کی شادی ہوئی، جو مغل تاریخ کی سب سے مشہور شادیوں میں سے ایک تھی۔ شادی کے بعد شہزادہ خرم نے اپنی بیوی کو ممتاز محل کا خطاب دیا، جس کا مطلب ہے محل کا منتخب جوہر۔ یہ خطاب ان کے لیے بالکل موزوں تھا، کیونکہ وہ واقعی شاہی محل کی سب سے قیمتی جوہر تھیں۔ شہزادہ خرم اور ممتاز محل کے درمیان ایک انوکھی محبت تھی، جو نہ صرف جسمانی خوبصورتی پر مبنی تھی بلکہ روحانی گہرائی اور ذہنی ہم آہنگی پر بھی۔ ممتاز محل نے ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ جب شہزادہ خرم اپنے والد ایمپرر جہانگیر کے خلاف بغاوت کی وجہ سے جلاوطنی کا سامنا کر رہے تھے تو ممتاز محل نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور سالوں تک ان کے ساتھ مشکلات برداشت کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 19 سال ایک ساتھ گزارے اور اس دوران 14 بچوں کو جنم دیا۔ 1628 عیسوی میں ایمپرر جہانگیر کی وفات کے بعد شہزادہ خرم نے مغل سلطنت کا تخت سنبھالا اور شاہ جہان کے نام سے شہنشاہ بنے۔ شاہ جہان کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ، اور واقعی وہ اس وقت کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک کے حکمران تھے۔ ان کے دور میں مغل سلطنت نے اپنی عظمت کی بلندیوں کو چھوا اور معاشی خوشحالی اور ثقافتی ترقی کا یہ دور مغل تاریخ کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ شاہ جہان کو فن تعمیر سے خاص لگاؤ تھا اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں بے شمار شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں۔ ریڈ فورٹ دہلی، جامع مسجد دہلی اور لاہور کی شالیمار گارڈنز ان کی تعمیرات میں شامل ہیں، لیکن ان کی سب سے عظیم تخلیق ابھی آنا باقی تھی اور اس کے لیے ایک ایسا المیہ درکار تھا جس نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 1630 عیسوی میں شاہ جہان نے ڈیکن میں فوجی مہم کا آغاز کیا اور ہمیشہ کی طرح ممتاز محل اس مہم میں ان کے ساتھ ہی۔ وہ اس وقت اپنے 14ویں بچے کی توقع کر رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ جون 1631 میں برہان پور میں انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، لیکن زچگی کے دوران پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کی تکلیف کے بعد 17 جون 1631 کو ممتاز محل نے اس دنیا سے وداع کہا۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے شاہ جہان سے 4 وعدے لیے۔ پہلا یہ کہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مقبرہ بنائیں گے جو دنیا میں بے مثال ہو، دوسرا یہ کہ وہ دوبارہ شادی نہیں کریں گے، تیسرا یہ کہ وہ ان کے بچوں کا خیال رکھیں گے، اور چوتھا یہ کہ وہ ہر سال ان کی برسی مناتے رہیں گے۔ ممتاز محل کی وفات نے شاہ جہان کو توڑ کر رکھ دیا اور وہ 1 ہفتے تک کسی سے نہیں ملے۔ تاریخ دانوں کے مطابق جب وہ باہر آئے تو ان کے بال سفید ہو چکے تھے اور ان کا چہرہ غم سے کالا پڑ گیا تھا۔ وہ 1 سال تک سوگ میں رہے اور اس دوران انہوں نے خوشی کی تمام تقریبات ترک کر دیں، لیکن غم کے ان لمحات میں بھی انہوں نے اپنی محبوبہ سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں بھلایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسا مقبرہ تعمیر کریں گے جو دنیا میں بے مثال ہو اور جو ہمیشہ کے لیے ان کی محبت کی گواہی دے۔ ممتاز محل کی میت کو پہلے برہان پور میں دفنایا گیا، لیکن 6 ماہ بعد اسے آگرہ لایا گیا، جہاں تاج محل کی تعمیر کا آغاز ہونا تھا۔ تاج محل کی تعمیر کا آغاز 1632 عیسوی میں ہوا اور یہ منصوبہ اتنا عظیم تھا کہ اس کے لیے دنیا بھر سے بہترین معمار، فنکار اور کاریگر بلائے گئے۔ اس منصوبے کے معمار کے بارے میں مؤرخین میں اختلاف ہے، لیکن سب سے زیادہ قبول شدہ رائے یہ ہے کہ اس کا بنیادی ڈیزائن استاد احمد لاہوری نے بنایا تھا، جو لاہور کے ایک ماہر معمار تھے۔ کچھ مؤرخین عیسیٰ خان افندی کو بھی اس منصوبے سے منسلک کرتے ہیں، جو ایک ترک معمار تھے۔ اس کے علاوہ پرشیا، سینٹرل ایشیا، عربیہ اور یورپ سے ماہرین کو بلایا گیا تاکہ اس عمارت کو دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت بنایا جا سکے۔ شاہ جہان خود بھی فن تعمیر کے ماہر تھے اور انہوں نے تعمیر کے ہر مرحلے پر اپنی نگرانی رکھی اور اہم فیصلوں میں حصہ لیا۔ تاج محل کے لیے منتخب کی گئی جگہ یمونا ریور کے جنوبی کنارے پر تھی، جو آگرہ فورٹ سے قریب تھی۔ یہ جگہ اس لیے منتخب کی گئی کیونکہ یہاں سے دریا کا خوبصورت نظارہ ملتا تھا اور یہ جگہ شاہی محل سے قریب تھی تاکہ شاہ جہان اپنی محبوبہ کے مقبرے کو ہر وقت دیکھ سکیں۔ اس زمین کو راجہ جے سنگھ سے حاصل کیا گیا، جنہیں بدلے میں آگرہ کے مرکز میں ایک بڑی زمین دی گئی۔ زمین کی تیاری کا کام ایک بڑا چیلنج تھا کیونکہ یمونا ریور کے کنارے کی مٹی نرم تھی اور اس پر اتنی بھاری عمارت کھڑی کرنا آسان نہیں تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انجینئرز نے ایک منفرد طریقہ اختیار کیا، جس میں لکڑی کے گہرے ستون زمین میں گاڑے گئے اور ان پر پتھر کی بنیادیں رکھی گئیں۔ تاج محل کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سب سے اہم مواد سفید سنگ مرمر ہے، جو مکرانہ سے لایا گیا، جو موجودہ راجستھان میں واقع ہے۔ یہ سنگ مرمر اپنی
सफेदी और चमक के लिए मशहूर है और ये दुनिया के बेहतरीन संगे मरमर में शुमार होता है। इस संगे मरमर की खास बात ये है कि ये रोशनी के साथ अपना रंग बदलता है। सुबह के वक्त ये गुलाबी, दोपहर में सफेद और रात को चांदनी में सुनहरा नजर आता है। संगे मरमर के अलावा ताजमहल की तामीर में सुर्ख पत्थर भी इस्तेमाल हुआ जो सिकरी से लाया गया। ये सुर्ख पत्थर मरकजी इमारत के इर्द गिर्द की इमारतों में इस्तेमाल हुआ जिससे एक खूबसूरत तजाद पैदा हुआ। ताजमहल की सजावट में कीमती और नीम कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मंगवाए गए। जैस्पर सेलोन से, लापिस लाजुली अफगानिस्तान से, टर्कोइस तबत से, कर्नीलियन अरेबियन से और जेड चीन से लाया गया। ये पत्थर सफेद संगमरमर में जुड़े गए और इस तरीके को पिएत्रा दूरा कहते हैं जो एक इतालवी तकनीक है। इस तकनीक में पत्थरों को इतनी बारीकी से काटा जाता है कि वो एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाएं और उनके दरमियान कोई खला न रहे। ताजमहल में इस तकनीक का इस्तेमाल इतनी महारत से किया गया है कि ये दुनिया भर में इस फन का बेहतरीन नमूना माना जाता है। ताजमहल का डिजाइन मुगल, पर्शियन और इस्लामिक फन तामीर का हुसैन इम्तिजाज है जो एक नया और मुनफरिद तर्ज पेश करता है। इस इमारत का मरकजी ढांचा एक चौकोर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जो जमीन से तकरीबन 6.5 मीटर बुलंद है। इस प्लेटफॉर्म के चारों कोनों पर 4 मीनार हैं जो हर एक तकरीबन 40 मीटर बुलंद है। ये मीनार बिल्कुल सीधे नजर आते हैं लेकिन हकीकत में ये थोड़े से बाहर की तरफ झुके हुए हैं। ये झुकाव जानबूझकर रखा गया है ताकि अगर जलजला या कोई और कुदरती आफत आए तो ये मीनार मरकजी इमारत पर नहीं गिरे बल्कि बाहर की तरफ गिरे। ये इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल है जो 400 साल पहले के माहिरीन की जहानत का सबूत है। मरकजी इमारत का गुम्बद ताजमहल का सबसे नुमाया हिस्सा है जो प्याज की शक्ल का है और ये तकरीबन 35 मीटर बुलंद है। ये गुम्बद 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक अंदरूनी गुम्बद और एक बैरूनी गुम्बद। अंदरूनी गुम्बद मरकजी कमरे की छत बनाता है जबकि बैरूनी गुम्बद इमारत को इसकी मशहूर शक्ल देता है। दोनों गुम्बदों के दरमियान खाली जगह है जो इमारत को गर्मी और सर्दी से महफूज रखती है। गुम्बद के ऊपर एक कमल की शक्ल की सजावट है और इसके ऊपर एक सुनहरी नोक है जो कभी सोने की थी लेकिन अब कांसी की है। इस नोक पर एक हिलाल बना हुआ है जो इस्लामी अलामत है और ये पूरी इमारत को एक मुकम्मल शक्ल देता है। ताजमहल की सबसे नुमाया खुसूसियत इसकी कामिल हम आहंगी और सिमेट्री है। अगर आप इमारत को बीच से तकसीम करें तो दोनों हिस्से बिल्कुल एक जैसे हैं। ये सिमेट्री सिर्फ मरकजी इमारत तक महदूद नहीं बल्कि पूरे इहाते में मौजूद है। मरकजी इमारत के दोनों तरफ 2 इमारतें हैं, मगरिब की तरफ मस्जिद और मशरिक की तरफ एक जवाब मस्जिद जिसे मेहमान खाना भी कहते हैं। ये जवाब मस्जिद सिर्फ सिमेट्री के लिए बनाई गई है क्योंकि इसका रुख मक्का की तरफ नहीं है, इसलिए यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। ये एक ऐसी मिसाल है जहाँ फन तामीर की खूबसूरती को फालियत पर तरजीह दी गई है और ये शाहजहां की फनकाराना सोच का अक्कास है। ताजमहल का बाग मुगल गार्डन की रिवायत के मुताबिक बनाया गया है जिसे चारबाग कहते हैं। ये बाग 4 हिस्सों में तकसीम है जो पानी की नहरों से अलग होते हैं। ये तकसीम कुरान में बयान की गई जन्नत की 4 नहरों से मुतासिर है जिनमें पानी, दूध, शहद और शराब बहती है। बाग के बीच में एक चौकोर तालाब है जिसे रिफ्लेक्टिंग पूल कहते हैं। इस तालाब में ताजमहल का अक्स नजर आता है जो एक हैरत अंगेज नजारा पेश करता है। बाग में मुख्तलिफ किस्म के फूलदार पौधे और दरख्त लगाए गए थे जो मौसमों के साथ बदलते थे और पूरा साल बाग को रंगीन रखते थे। आज भी इस बाग को असल डिजाइन के मुताबिक रखने की कोशिश की जाती है। ताजमहल के दाखिली दरवाजे पर और मरकजी इमारत पर कुरान की आयात कंदा हैं जो खत्ताती का शाहकार हैं। ये खत्ताती अमानत खान ने की थी जो शिराज से आए थे और वो अपने दौर के सबसे माहिर खत्तात थे। उन्होंने थुलूथ तर्ज में कुरानी आयात लिखे जो निहायत खूबसूरत और पढ़ने में आसान हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे आप ऊपर देखते हैं हुरूफ बड़े होते जाते हैं ताकि नीचे से देखने वाले को सब यकसा साइज के नजर आएं। ये एक नफ्सियाती तकनीक है जो इमारत को देखने वालों के लिए एक मुकम्मल और हम आहंग तजर्बा फराहम करती है। कुरानी आयात में सूरह आसीन, सूरह अल फज्र, सूरह अल इंशिराह और दीगर सूरतों के हिस्से शामिल हैं जो मौत, क़यामत और जन्नत से मुताल्लिक हैं। ताजमहल के अंदरूनी हिस्से में 2 कब्रें हैं, एक मुमताज महल की और एक शाहजहां की। ये कब्रें जो ऊपर नजर आती हैं असल में सीनोताफ हैं यानी यादगारी कब्रें। असल कब्रें नीचे एक कमरे में हैं जो आम लोगों के लिए बंद है। मुमताज महल की कब्रें बिल्कुल मरकज में है जो पूरी इमारत की
सिमेट्री का हिस्सा है। शाहजहां की कब्र इसके बगल में है, जो इमारत की सिमेट्री को तोड़ती है। ये इसलिए कि शाहजहां ने अपने लिए यमुना के दूसरे किनारे पर एक अलग मकबरा बनाने का इरादा किया था, जो स्याह संगमरमर का होना था, लेकिन ये मंसूबा कभी मुकम्मल नहीं हुआ। उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें अपनी महबूबा के साथ ही दफनाया। ताजमहल की तामीर में तकरीबन 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने हिस्सा लिया, जो इंडिया, पर्शिया, सेंट्रल एशिया और ऑटोमन एम्पायर से आए थे। उनमें संगे तराश, खत्तात, मेमार, इंजीनियर, बागबान और दीगर माहिरीन शामिल थे। हजारों हाथी संगमरमर और दीगर सामान लाने के लिए इस्तेमाल हुए। एक खास रैंप निजाम बनाया गया था, जिसके जरिए भारी पत्थर ऊपर ले जाए गए। ये कहा जाता है कि ये रैंप तकरीबन 10 मील लंबा था। पानी यमुना रिवर से एक पेचीदा निजाम के जरिए लाया जाता था, जिसमें बेल चलने वाले पहिए इस्तेमाल होते थे। ये पानी बागों की सैराब के लिए और तामीराती कामों के लिए इस्तेमाल होता था। ताजमहल की तामीर 1653 ईस्वी में मुकम्मल हुई, जिसमें तकरीबन 22 साल लगे। इस इमारत की तामीर पर अंदाजे के मुताबिक 32 मिलियन रुपए खर्च हुए, जो आज की कीमत में अरबों डॉलर बनते हैं। ये इस वक्त की मुगल सल्तनत के लिए एक बड़ी रकम थी, लेकिन शाहजहां के लिए ये इनकी मोहब्बत का इजहार था और उन्होंने इस पर कोई समझौता नहीं किया। तकमील के मौके पर एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सल्तनत के तमाम बड़े उमरा और मेहमान शरीक हुए। गरीबों में सदका तकसीम किया गया और कैदियों को रहा किया गया। ताजमहल अब दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक के तौर पर खड़ा था और उसने शाहजहां की मुगल सल्तनत की अजमत को एक नया मेयार दिया। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल आगरा फोर्ट में गुजारे, जहां उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर दिया था। 1658 में औरंगजेब ने अपने भाइयों को शिकस्त देकर तख्त हासिल किया और अपने वालिद को बादशाही से महरूम कर दिया। शाहजहां ने 8 साल आगरा फोर्ट के मुसम्मान बुर्ज में गुजारे, जहां से वो ताजमहल को देख सकते थे। कहा जाता है कि वो घंटों अपनी महबूबा के मकबरे को देखते रहते थे और उनकी याद में आंसू बहाते थे। 22 जनवरी 1666 को शाहजहां ने इस दुनिया से विदा कहा और उन्हें उनकी महबूबा के साथ ताजमहल में दफनाया गया। यूं मोहब्बत की ये दास्तान एक ही मकाम पर खत्म हुई, जहां से उसका आगाज होना मुकद्दर था। औरंगजेब के दौर में मुगल सल्तनत ने अपनी इलाकाई हद तक पहुंचकर जवाल का आगाज किया। औरंगजेब ने तकरीबन 50 साल हुकूमत की और इस दौरान सल्तनत की सरहदें जुनूब में बहुत फैल गईं, लेकिन अंदरूनी मसाइल ने सल्तनत को कमजोर कर दिया। मुख्तलिफ इलाकाई ताकतों ने सर उठाना शुरू किया और मरकजी हुकूमत का कंट्रोल कमजोर होने लगा। औरंगजेब की वफात के बाद मुगल सल्तनत तेजी से जवाल पजीर हुई और उसके जानिशीन कमजोर साबित हुए। ये दौर ताजमहल के लिए भी मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि सल्तनत के पास अब इतने वसाइल नहीं थे कि वो इस अजीम इमारत की मुनासिब देखभाल कर सके। 18वीं सदी में मुगल सल्तनत का मजीद जवाल हुआ और इंडिया पर मुख्तलिफ ताकतों ने हमले किए। 1739 में नादर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और बहुत लौट मार मचाई, लेकिन ताजमहल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन मराठास और जैट्स ने आगरा पर हमले किए और ताजमहल से कुछ कीमती चीजें चुरा ली। कहा जाता है कि अंदर के चांदी के दरवाजे और कुछ कीमती पत्थर उस दौर में निकाल लिए गए। इसके अलावा इमारत की देखभाल न होने की वजह से इसकी हालत खराब होने लगी। बागात झाड़ियों से भर गए और पानी का निजाम खराब हो गया। ये वो दौर था जब ताजमहल की अजमत मान पड़ने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में आगरा पर कब्जा किया और उसके बाद ताजमहल ब्रिटिश निगरानी में आ गया। इब्तिदाई दौर में ब्रिटिश अफसरान ने ताजमहल को एक तफरीही मकाम के तौर पर इस्तेमाल किया और यहाँ पार्टियां मुनक्किद होती। कुछ ब्रिटिश अफसरों ने संगमरमर से जुड़े कीमती पत्थर निकालने की कोशिश भी की। एक वक्त ऐसा भी आया जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ताजमहल को गिराकर उसका संगमरमर नीलाम करने का मंसूबा बनाया, लेकिन खुशकिस्मती से ये मंसूबा अमल में नहीं आ सका, क्योंकि दिल्ली की लाल किले के संगमरमर की नीलामी नाकाम रही थी। ये एक हैरान कुन हकीकत है कि दुनिया की इस अजीम तरीन इमारत को गिराने का मंसूबा भी बनाया गया था। 19वीं सदी के दूसरे निस्फ में ब्रिटिश हुकूमत ने ताजमहल की हिफाजत और बहाली के लिए काम शुरू किया। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में एक बड़ा बहाली मंसूबा शुरू किया, जिसने ताजमहल को उसकी असल शान वापस दिलाने में मदद की। बागात को दोबारा डिजाइन किया गया, पानी का निजाम दुरुस्त किया गया और इमारत की सफाई और मुरम्मत की गई। लॉर्ड कर्जन ने कायरो से एक शानदार फानूस भी मंगवाया, जो अब भी मरकजी कमरे में लटका हुआ है। ये बहाली का काम कई सालों तक जारी रहा और उसने ताजमहल को इस हालत में लाया जो आज हम देखते हैं। ब्रिटिश दौर में ही ताजमहल एक मशहूर सियाहती
मकाम बन गया और दुनिया भर से लोग उसे देखने आने लगे। 1947 में इंडिया की आजादी के बाद ताजमहल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में आ गया। नई हुकूमत ने इस इमारत की हिफाजत और बहाली को उलियत दी और उसके लिए कवानीन बनाए। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया, जिसने उसकी अहमियत को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया। ये एजाज इस बात की गवाही है कि ताजमहल सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का विरसा है। यूनेस्को की रिपोर्ट में ताजमहल को मुसलमानों की फनी सोच और तख्लीकी सलाहियतों का शाहकार करार दिया गया और उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में शुमार किया गया। आज ताजमहल को कई चैलेंजों का सामना है, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज आलूदगी है। आगरा एक सनती शहर बन गया है और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों की आलूदगी ताजमहल के सफेद संगमरमर को पीला कर रही है। इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने ताज ट्रेपेजियम जोन कायम किया, जिसमें ताजमहल के इर्द गिर्द सनतों पर पाबंदियां लगाई गईं। इसके अलावा ताजमहल के करीब गाड़ियों की आमद और रफ्त महदूद कर दी गई है। बाकायदगी से संगमरमर की सफाई की जाती है, जिसमें मिट्टी का लेप लगाया जाता है जो खुश्क होने के बाद आलूदगी को अपने साथ ले जाता है। ये एक रिवायती तरीका है जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। यमुना रिवर की हालत भी ताजमहल के लिए एक तशवीश है। दरिया अब इतना साफ नहीं रहा जितना मुगल दौर में था और उसमें शहर का गंदा पानी बहता है। दरिया के किनारे की नमी और कीड़े मकोड़े इमारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस मसले को हल करने के लिए दरिया की सफाई की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा इमारत की बुनियादों को मजबूत रखने के लिए पानी की सतह को बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि बुनियादों में लकड़ी के सतून हैं जो पानी की कमी से सिकुड़ सकते हैं। माहिरीन इस मसले पर नजर रखे हुए हैं और जरूरी इकदामात कर रही हैं। सियाहों की बढ़ती हुई तादाद भी ताजमहल के लिए एक चैलेंज है। हर साल तकरीबन 70 से 80 लाख सयाह ताजमहल देखने आते हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना जाना इमारत पर दबाव डालता है और संगे मरमर के फर्श पर असर पड़ता है। इस मसले को हल करने के लिए सयाहों की तादाद पर पाबंदी लगाने की तजावीज दी गई है। कुछ दिनों में सयाहों की तादाद महदूद कर दी जाती है और दाखिला की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं ताकि हुजूम कम हो। इसके अलावा सियाहों को इमारत के करीब कुछ चीजें ले जाने की इजाजत नहीं है, जैसे खाने पीने की चीजें और बड़े बैग, ताकि कोई नुकसान न पहुंचे। ताजमहल आज सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक आलमी अलामत है जो मोहब्बत, फन और इंसानी तख्लीक की मेराज की नुमाइंदगी करती है। ये मुसलमानों की अजीम सकाफती और फनी मीरास का हिस्सा है और इस्लामी तहजीब की एक शानदार मिसाल है। दुनिया भर के लोग उसे मोहब्बत की अलामत के तौर पर पहचानते हैं और हर साल लाखों जोड़े यहाँ आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ताजमहल की तस्वीरें दुनिया भर में मशहूर हैं और ये इंडिया की पहचान बन चुका है। जब भी कोई इंडिया का जिक्र करता है तो सबसे पहले ताजमहल की तस्वीर जहन में आती है। ताजमहल की खूबसूरती का राज उसकी सादगी और पेचीदगी के इम्तिजाज में है। दूर से देखने पर ये एक सादा और खूबसूरत इमारत नजर आती है, लेकिन जब आप करीब जाते हैं तो उसकी बारीकियां सामने आती हैं। हर पत्थर पर नक्शो निगार, हर हर्फ की खूबसूरती, हर कोने की सिमेट्री, ये सब मिलकर एक ऐसा तजुर्बा फराहम करते हैं जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मशहूर शायर रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल को अब्दियत के गाल पर एक आंसू करार दिया, जो उसकी खूबसूरती और उसके पीछे छुपे गम को बयान करता है। ताजमहल की दास्तान हमें ये सिखाती है कि हकीकी मोहब्बत मौत के बाद भी जिंदा रहती है। शाहजहां ने अपनी महबूबा के लिए जो कुछ बनाया वो 400 साल बाद भी खड़ा है और आने वाली सदियों तक खड़ा रहेगा। ये इमारत सिर्फ पत्थरों का मजमुआ नहीं बल्कि एक शहंशाह की मोहब्बत का इजहार है जो उसने अपनी मलका के लिए किया। हर एक पत्थर, हर एक नक्श, हर एक हर्फ उस मोहब्बत की गवाही देता है जो शाहजहां के दिल में थी। यही वजह है कि ताजमहल को दुनिया भर में मोहब्बत की अलामत के तौर पर जाना जाता है। इस्लामी फन तामीर की रिवायत में ताजमहल एक मुनफरिद मकाम रखता है। ये इमारत पर्शियन, सेंट्रल एशियन और इंडियन फन तामीर का हुसैन इम्तजाज है जो एक नया और मुनफरिद तर्ज पेश करती है। इसमें तिमुरिद दौर के गुंबद, पर्शियन बागात और मुगल दौर की सजावट का इम्तजाज है। ये सब कुछ मिलकर एक ऐसी इमारत बनाते हैं जो अपनी मिसाल आप है। दुनिया भर के मेमारों और फनकारों ने ताजमहल का मुताला किया है और उसे इंसानी फन की मेराज करार दिया है। ये इमारत साबित करती है कि मुसलमान फनकारों और मेमारों ने फन तामीर में जो मकाम हासिल किया वो दुनिया में बेमिसाल है। ताजमहल की रूहानी अहमियत
अहमियत भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। इस इमारत में कंधा कुरानी आयात जन्नत और आखिरत की याद दिलाती हैं। दाखिली दरवाजे पर सूरह अल फजर की आयात हैं जो मोमिनीन को जन्नत में दाखिल होने की दावत देती हैं। ये आयात बताती हैं कि ताज महल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि जन्नत की एक अलामत है। मुगल मेमारों ने इस इमारत को जन्नत के तस्वुर के मुताबिक बनाया। 4 बागात 4 नहरों की अलामत हैं। सफेद संगमरमर पाकीज़गी की अलामत है और पूरी इमारत की हम आहंगी जन्नत के कमाल की अलामत है। ये एक ऐसा तस्वुर है जो मुसलमानों के अकीदे से गहरा ताल्लुक रखता है। आज जब हम ताज महल को देखते हैं तो हम सिर्फ एक इमारत नहीं देख रहे बल्कि तारीख के एक अजीम बाब का मुशाहिदा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 400 साल पहले के लोगों ने कैसे अपने हाथों से ये शाहकार बनाया। हम देख रहे हैं कि एक शहंशाह की मोहब्बत कैसे एक अबदी इमारत में तब्दील हुई। हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के फन और सकाफत ने दुनिया को किया दिया। ताज महल हमें ये बताता है कि इंसान जब मोहब्बत और अकीदत से काम करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। ये इमारत हमेशा के लिए शाहजहां और मुमताज महल की मोहब्बत की गवाह रहेगी और आने वाली नस्लों को ये बताती रहेगी कि हकीकी मोहब्बत कभी नहीं मरती। ताज महल की हिफाजत आज हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली नस्लें भी इस शाहकार को देख सकें। हमें इस इमारत को आलूदगी, नुकसान और बेतवज्जुही से बचाना है। ये सिर्फ इंडिया का विरसा नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का विरसा है और उसे महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है। जैसे शाहजहां ने अपनी महबूबा के लिए ये इमारत बनाई वैसे ही हमें इस मोहब्बत का एहतराम करते हुए इसे महफूज रखना है। ताज महल न सिर्फ माजी की यादगार है बल्कि मुस्तकबिल के लिए एक पैगाम भी है कि मोहब्बत, फन और खूबसूरती कभी नहीं मरते। जब चांद की रोशनी में ताज महल चमकता है और यमुना रिवर में इसका अक्स झलकता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई ख्वाब उतर आया हो। ये नजारा इन हजारों कारीगरों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस इमारत को बनाने में सिर्फ की। ये शाहजहां के ख्वाब का नतीजा है जो उन्होंने अपनी महबूबा के लिए देखा था और ये मुमताज महल की याद है जो आज भी इस इमारत में जिंदा है। ताज महल हमेशा खड़ा रहेगा और दुनिया को ये बताता रहेगा कि मोहब्बत की ताकत क्या है। ये एक ऐसी दास्तान है जो कभी खत्म नहीं होगी। ये एक ऐसा ख्वाब है जो संगे मरमर में ढलकर अब्दी बन गया है। ऑनलाइन कुरान मजीद की मुस्तनद और मेयारी तालीम अब कहीं भी किसी भी वक्त असातिज़ा के साथ नाजरा, तजवीद और हिफ्ज की मुनज़्ज़म क्लासेस वालिदैन के लिए काबिल एतमाद, बच्चों के लिए आसान और मुअस्सिर निज़ाम तालीम। दाखिले और तफसीली रहनुमाई के लिए व्हाट्सएप पर राब्ता करें।